क्या करा दिया? देखिए आंतरिक नियंत्रण का टॉपिक चल रहा था और आंतरिक नियंत्रण में देखिए क्या होता है, आंतरिक नियंत्रण क्या होता है? आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल, अर्थात कोई भी कंपनी है उसकी व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रित करना ही आपका क्या कहलाता है? आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। तो देखिए इसमें लिख लीजिए, व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रण करना ही आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। आंतरिक नियंत्रण कहलाता है, या व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करना, क्या करना? नियंत्रित करना ही आंतरिक नियंत्रण कहलाता है, या नियंत्रण करना ही आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक पहलू को। अब आंतरिक नियंत्रण को अलग अलग भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। देखिए आंतरिक नियंत्रण को, आंतरिक नियंत्रण, देखिए एक तो होता है प्रशासनिक नियंत्रण, और दूसरा होता है, उसे बोलते हैं हम वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण, ठीक है। और जो वित्तीय नियंत्रण होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको गैर वित्तीय नियंत्रण भी बोल सकते हैं, प्रशासनिक नियंत्रण को गैर वित्तीय नियंत्रण भी, और एक होता है वित्तीय नियंत्रण। क्लियर? इसमें होती है आंतरिक जांच या निरीक्षण, आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक, और इसे यहां आंतरिक अंकेक्षण। तो आंतरिक नियंत्रण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। देखिए आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण किसके अंग है? आंतरिक नियंत्रण के अंग है। किसके अंग है? ये दोनों, आंतरिक जांच और निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण किसके अंग है? आंतरिक नियंत्रण के। क्लियर? एक होता है प्रशासनिक नियंत्रण, दूसरा है वित्तीय नियंत्रण। प्रशासनिक नियंत्रण को गैर वित्तीय नियंत्रण भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गैर वित्तीय नियंत्रण। देखिए प्रशासनिक, देखिए इसमें किस किस चीज का नियंत्रण करता है वो? देखिए यहां तो वित्तीय नियंत्रण में तो लेखों का नियंत्रण करता है। क्या? किसका? लेखों का। क्लियर? और जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है उसमें वो कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की छुट्टी, कर्मचारियों को हटाना, इन इत्यादि का क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। क्लियर होगी बात? अब यहां पर
देखिए, जो आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था? आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था, ये किसके द्वारा, किसका उत्तरदायित्व होता है? जो कंपनी के जो भी प्रबंधक होते हैं उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो कंपनी में किसकी व्यवस्था करे? आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था करे। किसका उत्तरदायित्व होगा? प्रबंधकों का। किसका उत्तरदायित्व होगा? प्रबंधकों का। व्यवस्था और स्थापना, देखिए व्यवस्था और स्थापना दोनों का उत्तरदायित्व किसका होगा? प्रबंधकों का। क्लियर हो गई बात? ये बात आगे लिखिए। अब आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य, आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्यों किया जाता है आंतरिक नियंत्रण? देखिए पहला उद्देश्य है व्यवहारों का सही लेखा। जो आंतरिक नियंत्रण है यह हमें यह विश्वास दिलाता है, अगर कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था है तो उसमें क्या होगा? आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण। तो यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि व्यवहारों का कंपनी में सही सही लेखा हुआ है। तो यह तो कौन सा उद्देश्य हो गया? पहला उद्देश्य हो गया किसका? आंतरिक नियंत्रण का। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य लिखिए, व्यवहारों का सही लेखा। व्यवहारों का सही लेखा। किसका सही लेखा? व्यवहारों का सही लेखा। दूसरा उद्देश्य गलती व गबन के संबंध में। गलती व गबन के संबंध में इसका जो उद्देश्य है किसका? आंतरिक नियंत्रण का, वो यह है कि गलती व गबन को रोकना और शीघ्र पकड़ना भी इसका क्या है? उद्देश्य है। नंबर थर्ड लिखिए, थर्ड नंबर, उत्तरदायित्व निर्धारित करना। उत्तरदायित्व निर्धारित करना। किसका उत्तरदायित्व निर्धारित करता है आंतरिक नियंत्रण? कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। जो भी कंपनी में उत्तरदायित्व केंद्र बने हुए हैं उनकी जवाबदेही भी किसके द्वारा निश्चित की जाती है? आंतरिक नियंत्रण द्वारा स्थित की जाती है। आगे लिखो, विवरणों के संबंध में विवरणों के संबंध में देखिए, विवरणों के संबंध में विवरण कौन से होते हैं? लाभ हानि और चिट्टा। उनके संबंध में वे क्या करता है? उनकी तुलना करता है। क्या करता है? तुलना। वास्तविक परिणामों की प्रमाप के जो परिणाम होंगे उनसे क्या करेगा? ये तुलना करेगा कि हमें कहां तक वो परिणाम प्राप्त हो गए। फिर बात आती है क्या? संपत्तियों की सुरक्षा। संपत्तियों की सुरक्षा। देखिए, व्यवसाय में जितनी भी संपत्तियां होगी उन तमाम संपत्तियों का नियंत्रण करने का, उनकी सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व आंतरिक नियंत्रण का ही होता है। नेक्स्ट लिखिए, कुशलता व एवं निष्पत्ति में सुधार। कुशलता एवं निष्पत्ति में सुधार।
देखिए इसका मतलब है कंपनी में जो भी सामग्री मटेरियल यूज आ रही है, जो भी श्रम है, क्लियर, उनका कुशलतम उपयोग हो, यह भी किसके द्वारा किया जाता है? आंतरिक नियंत्रण द्वारा किया जाता है। तो कुल मिलाकर आंतरिक नियंत्रण के आपके कितने उद्देश्य हो गए? 6 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य व्यवहारों का सही लेखा, दूसरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य व्यवहारों का सही लेखा, दूसरे उद्देश्य है गलती व गबन के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करना, तीसरा उद्देश्य, चौथा है विवरणों के संबंध में, पांचवा उद्देश्य संपत्तियों की सुरक्षा, और छठा उद्देश्य आपका कुशलता व निष्पत्ति में क्या करना? सुधार करना। तो ये आपके क्या हो गए? आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य हो गए। आंतरिक नियंत्रण का मतलब बता दिया। क्या होता है कि जो भी व्यवसाय होगा आपका, जो भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय की योजना, पूरे व्यवसाय को योजनाबद्ध तरीके से क्या करना? नियंत्रित करना। नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है? आपका आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। और आंतरिक नियंत्रण में क्या क्या उद्देश्य आते हैं? ये आपके उद्देश्य हो गए किसके? आंतरिक नियंत्रण के। क्लियर? अब देखिए आपको आंतरिक नियंत्रण के, मैंने आंतरिक नियंत्रण को 2 भागों में बांटा, प्रशासनिक नियंत्रण और एक आपका वित्तीय नियंत्रण। और वित्तीय नियंत्रण को भी 2 भागों में बांटा, या आप ये कह सकते हो कि आंतरिक नियंत्रण के 2 भाग है, आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण। तो हम बात करेंगे अब आंतरिक निरीक्षण की। इंटरनल चेक लिखिए, आंतरिक निरीक्षण। इंटरनल चेक, इसमें लिखो आंतरिक निरीक्षण से आशय ऐसे सभी उपायों से लगाया जाता है, आंतरिक निरीक्षण से आशय या आंतरिक जांच से आशय ऐसे सभी उपायों से लगाया जाता है जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों में, जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों में, जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों में, जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों को, जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में शुद्ध लेखन के लिए अपनाया जाता है। शुद्ध लेखन के लिए क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार के लेखों, प्रत्येक व्यवहार के लेखों, प्रत्येक व्यवहार के लेखा कार्यों को अलग अलग खंडों में विभाजित, अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। और प्रत्येक खंड का संपादन
अलग व्यक्ति करता है, अलग व्यक्ति करता है। देखिए पूरे क्या होता है आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक जांच। कहा आंतरिक निरीक्षण से आज से ऐसे सभी उपायों से लगाया जाता है जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में शुद्ध लेखन के लिए अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार का, जैसे कोई व्यवहार है, सौदा है, मैंने कहा ग्राहक से पैसा प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? ग्राहक से पैसा प्राप्त हुआ। तो उसको उन्होंने, देखिए ग्राहक है, इससे पैसा प्राप्त हो रहा है, रकम प्राप्त हुई। तो इसने क्या, इसके अंतर्गत निरीक्षण में क्या किया जाता है? 3 कार्य किए जाता है। क्लियर? तो ग्राहक से पैसा प्राप्त हुआ तो सबसे पहले वो क्या होगा? उसको रसीद देगा। पैसा रोकड़ प्राप्त करेगा और क्या दे देगा? रसीद दे देगा। क्लियर? अब इसको कोई व्यक्ति क्या करेगा? रोकड़ बही में लिखेगा। एक व्यक्ति क्या करेगा? रोकड़ बही में लिखने के बाद, रोकड़ बही में लिखा और उसकी क्या करेगा? खाता बही में खतौनी की जांच करेगा। रोकड़ बही में लिखा है या नहीं लिखा उसकी जांच, और खाता बही में खतौनी की है उसकी जांच करेगा। तो ये क्या होता है कि जो भी, देखिए प्रत्येक व्यवहार के लेखा कार्यों को, कोई भी लेखा कार्य हुआ उसको अलग अलग खंडों में बांट दिया, 3 खंडों में बांट दिए। 3 व्यक्ति क्या काम कर रहे हैं? देखिए एक रोकड़ प्राप्त कर रहा है और रसीद दे रहा है, एक उसको रोकड़ पुस्तक में क्या कर रहा है? दर्ज कर रहा है, एक रोकड़ पुस्तक और खाता बही में खतौनी की इस व्यवहार की, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। तो आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक अंकेक्षण में जो भी व्यवहार या सौदा होता है उसको अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिए तो, और प्रत्येक खंड का संपादन अलग व्यक्ति करता है। देखिए इसके 3 खंड हो गए और इनका संपादन किसके द्वारा किया जा रहा है? अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। वही आपका क्या कहलाएगा? आंतरिक निरीक्षण कहलाएगा। एक परिभाषा और लिख लीजिए डी पोला के अनुसार, डी पोलो के अनुसार लिखो इसमें, व्यावहारिक दृष्टिकोण से आंतरिक निरीक्षण एक निरंतर चढ़ने वाली चढ़ने वाला आंतरिक अंकेक्षण है। आंतरिक अंकेक्षण है जो कर्मचारियों द्वारा स्वयं ही किया जाता है। जो कर्मचारियों द्वारा स्वयं ही किया जाता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के कार्य की जांच, एक
व्यक्ति के कार्य की जांच, कार्य की जांच स्टाफ के ही अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है, स्वतंत्र रूप से की जाती है, वो क्या कहलाएगा? आपका आंतरिक। अब लिखिए आगे, आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य। क्या क्या इसके उद्देश्य हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहला, इंटरनल चेक आएगा इसमें, आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य, इंटरनल चेक। सबसे पहले लिखिए छल कपट का रोकना, छल कपट का रोकना। नंबर 2, अशुद्धियों को रोकना। नंबर 3, अशुद्धि एवं छल कपट को शीघ्र पकड़ना, अशुद्धियों एवं छल कपट को शीघ्र पकड़ना। उत्तरदायित्व का निर्धारण है। नेक्स्ट, व्यावसायिक व्यवहारों का सही लेखा करना, सही लेखा करना। नेक्स्ट, अंतिम खातों को शीघ्र तैयार हो अंतिम खातों की, अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो सकना, अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो सकना। और अंतिम लिख दीजिए, अंकेक्षण का कार्य सरल होना। तो ये आपके किसके उद्देश्य होंगे? आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य। आगे लिखिए, आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषताएं।
आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषताएं। इसके 3 एरो बना देना। देखिए सबसे पहले आती है कर्मचारियों के संबंध में। दूसरी आती है आपकी लेखों के संबंध में। और तीसरी आती है अन्य। अन्य के अंदर 2 पार्ट किए गए हैं आपका, एक तो मशीनों का प्रयोग और दूसरा डाक पर नियंत्रण। मशीनों का उपयोग और डाक पर नियंत्रण। और तीसरी आपकी क्या, लोचदार। फिर आपका आता है लेखों के संबंध में। लेखों के संबंध में लेखों की उचित प्रणाली अपनाइए। पहले तो लेखों की उचित प्रणाली। नेक्स्ट प्रक्रिया पुस्तिका। नेक्स्ट प्रपत्र। यहां पर आपकी कर्मचारियों के संबंध में जो भी आपके आंतरिक निरीक्षण में कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो योग्यता और प्रशिक्षण अच्छी होनी चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, ईमानदारी, जमानत, देख रेख, उत्तरदायित्व का निर्धारण, कर्तव्य का विभाजन या कर्तव्य का विभाजन, कार्य का विभाजन या कर्तव्य का विभाजन, कार्य का अधिकृत किया जाना, कार्य का अधिकृत किया जाना। और फिर लिखिए अनिवार्य छुट्टियां। देखिए यहां अनिवार्य छुट्टियों का मतलब ये, अगर आप कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं दोगे जब उसको आवश्यकता पड़ती है और आपने छुट्टी नहीं दी तो वो सही काम नहीं करेगा आपकी संस्था में। तो ये कह रहा है कि अगर आपको अच्छी आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनानी है तो कर्मचारियों के संबंध में तो ये विशेषता होनी चाहिए, लेखों के संबंध में ये विशेषता होनी चाहिए और अन्य ये विशेषता होनी चाहिए कि आपके कर्मचारी योग्य होने चाहिए, उनको अच्छा आप प्रशिक्षण दें और आपने उनको अच्छा प्रशिक्षण दिया है और योग्य हैं तो वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जो भी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में जो भी कर्मचारी हैं वो ईमानदार होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? ईमानदार। कर्मचारियों को नियुक्त करने से पहले कर्मचारियों का पिछला रिकॉर्ड देख लेना चाहिए, क्लियर, कि वो ईमानदारी से इसमें काम किया है या नहीं। फिर आपकी आती है जमानत। कर्मचारियों की जमानत भी ली जानी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, जमानत की आंतरिक निरीक्षण में क्या होता है? कंपनी के कर्मचारियों की जांच कंपनी के अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाती है। तो आप उन्हीं में से किसी को नियुक्त करते हैं, तो जिसको आपने आंतरिक निरीक्षण के लिए नियुक्त किया है उसकी कोई आपको जमानत भी लेनी चाहिए, किसी भी कर्मचारी की। तो जमानत लेंगे अगर उस कर्मचारी ने आपकी कंपनी में गबन कर दिया, घोटाला कर दिया,
तो आप जमानत देने वाले से उसकी गबन की राशि वसूल कर सकते हैं। क्लियर? फिर आपका आता है उत्तरदायित्व का निर्धारण। उत्तरदायित्व का निर्धारण, प्रत्येक कर्मचारी का क्या होना चाहिए? उत्तरदायित्व निश्चित होना चाहिए और जवाबदेही भी निर्धारित कर देनी चाहिए ताकि गबन और किसी भी प्रकार की हानि ना हो। फिर एक कर्तव्य का विभाजन, कर्तव्य का विभाजन, कर्तव्य का विभाजन है कि कंपनी में कौन सा कार्य किस व्यक्ति के तहत होगा। क्लियर? तो कार्य का अधिकृत, देखिए कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा और वो जो कार्य करेगा वह उसका क्या होगा? कर्तव्य होगा। वो पूर्ण स्वतंत्रता और ईमानदारी के साथ वो कार्य करेगा। कार्य का अधिकृत किया जाना, कार्य का अधिकृत किया जाना, प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी कार्य को कर दे। ठीक है? सबका अलग अलग कार्य अधिकृत होना चाहिए और उसी के तहत जिसका जो कार्य है वही उसका कार्य करे। जैसे किसी को देनदारों के संबंध में सूची तैयार करनी है तो वो क्या करेगा? देनदारों के संदर्भ में सूची तैयार करेगा। किसी को आपने कह रहा है कि कंपनी में रोकड़ का आगमन कितना है और रोकड़ का बहिर्गमन कितना है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो आप क्या करेंगे? कार्य को अधिकृत कर देंगे। और दूसरा है अनिवार्य छुट्टियां। समय समय पर कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टियां भी दी जानी चाहिए। अगर आपने छुट्टियां नहीं दी तो वो आपकी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, आंतरिक जांच को सही नहीं करेंगे। जब उनको छुट्टियों की जरूरत पड़े उनको छुट्टियां देनी चाहिए। क्लियर? ताकि आपकी जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है वह अच्छी हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि और गबन न हो। तो ये तो किसके संबंध में विशेषताएं? कर्मचारियों के संबंध में। फिर आपकी आती है लेखों की संबंध में। तो लेखों के संबंध में पहले लेखों की उचित प्रणाली, उचित प्रणाली जैसे आप दोहरा लेखा प्रणाली अपना रहे हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब लेखा करने की आपकी एक अच्छी प्रणाली होनी चाहिए। दूसरी प्रक्रिया पुस्तिका, और प्रत्येक कार्य के लिए आपको पुस्तकें रखनी चाहिए। ठीक है? और जो भी पुस्तकें रखे उनके लिए आपको क्या करना है?